मुबैना ऑडियो कहा गया, इल्ज़ाम लगाया गया था कि साकिब निसार साहब कह रहे हैं, किसी को हदायत दे रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को और मरीम साहबा को बाहर नहीं आना चाहिए जेल से। जो अमेरिकी कंपनी जिसने ये सारा रिकॉर्ड किया उसके हवाले से आज जो खबर छापी डॉन अखबार ने, अनवर इकबाल साहब ने जो उनसे बात की उसमें बिल्कुल उनको पता ही नहीं है ये ऑडियो किसकी है, वो शख्स कौन है, ना उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पता है, ना वो उनके इस वीडियो ऑडियो के कंसिक्वेंसेस का उन्हें पता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके सीईओ कह रहे हैं, उनके नुमाइंदे कह रहे हैं। और फिर $2100 $2100 टोटल उसकी फ़ीस है। अब ये पता नहीं किस चीज़ की ऑथेंटिकेशन की है उन्होंने इसमें। और वो कहते हैं कि अगर आपने बनाए हों छोटे छोटे क्लिप्स जोड़ के एक ऑडियो बनाई हो, उसको अगर आप दूसरी दफ़ा किसी नई डिवाइस पर रिकॉर्ड करेंगे तो हमसे तो यही पूछा गया कि ये जो रिकॉर्डिंग की है इसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। तो हमने कहा नहीं जी, इसमें कोई मैनिपुलेशन ही नहीं है। बाकी ये कौन है बंदा, इसने कहाँ बात की, इसी की बात है, ये अलग-अलग हिस्सों में की गई बात है, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि ठीक है हमने रिपोर्ट तो बना के दी है, पर हमें पता है हमारे ऊपर पाकिस्तान में मुकदमा नहीं हो सकता क्योंकि हम तो एक अमरीकी कंपनी है। जनाब अजहर सदीक साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये तो बहुत आसान हो गया। फिर जैसे आपने ये भी कहा कि अभी एक उसी वकील ने ये भी अटेस्ट कर दिया है कि गवर्नर हाउस उस बंदे का है जिसने जाके वहाँ पर उनसे नोटराइज करवाया, तो ये तो बड़ा आसान हो गया कि आप वहाँ पर एक एफिडेविट नोटराइज करवाएं और यहाँ पर आकर उसकी बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, पाकिस्तान के जजेस को गालियाँ निकालें, पाकिस्तान के जर्नलों को गालियाँ निकालें। तो ये अदलिया पर कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी पर कि इस चीज़ को रोके, इनको पकड़े। अब ये बस एक ऑडियो आ गई, इसका मतलब ये है कि मैं एक थाने में दरख्वास्त दे दूं कि फलां बंदे ने ये किया और मैं कहूं कि अब ये एक FIR है, इसकी बुनियाद पर तो मैं नेशनल टीवी पर बैठ के जितनी मर्जी मर्ड स्लिंगिंग किसी के बारे में करूं, मेरे पास तो मैं तो FIR बयान कर रहा हूं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आपने तो फोरेंसिक भी करा लिया ना, अब आगे क्या करना चाह रहे हैं वो? अब मुझे जरा बताएं ना इसका कानूनी क्या उपाय हो सकता है? दानियाल और निहाल का तो आपने बता दिया, तौहीन अदालत का, तो अब आगे आप किसी चीजों को देखते हैं, क्या होना क्या चाहिए? अच्छा देखिए अलीना और भाई, बात बड़ी सीरियस है। जहां तक तो एफिडेविट के हवाले से बात है और जो खबर लगाई वो तौहीन अदालत का, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मैटर ऑलरेडी टेकअप कर लिया हुआ है और तौहीन अदालत अपनी मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा। शोकास ऑलरेडी नोटिस जारी हो चुका है, उसकी प्रोसीडिंग अपनी जगह पर चलती रहेंगी। अब अगली जो बात, जो हैरान जो बात आम कौम के हवाले से बात है ना, देखिए हम एक जुडिशियल सिस्टम है, सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। आपके सामने है ज़ैनब का केस हुआ, ज़ैनब के केस में पहले ट्रायल कोर्ट से सजा, फिर हाई कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट आया। नैब की कोर्टों से पहले सजा, अपील आई, अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट। ये है प्रोसेस जो कानूनी जो आईन पाकिस्तान और मुतलका मुरवजा कवानीन ने फराहम किया है। अगर इस तरह एफिडेविट के बुनियाद के ऊपर के बयान देकर तो फिर तो अदालतें आपको करने पड़ेंगी बंद। कोई दुनिया के अंदर ये नहीं हो रहा जो हमारे यहाँ हो रहा है। कैमरा अपने से ही कोशिश करती है, हमारे यहाँ PTA क्या करे। मैंने पिछले बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, मैं FIA को मुतारक करने का कहा है कि ये सारा जो झूठ हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर बिक रहा है ना, इस पर अलग कार्रवाई कर लीजिए। और पिटीशन मेरी चल रही है इस हवाले से, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से। और आपको ये इसी झूठ को प्रवोक करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आपको याद होगा कि कुछ वीडियो चली और जस्टिस काजी फाइसा ने इसका आज खुद नोटिस दिया और बताया आर्टिकल 19 का सहारा लेकर क्या करना चाहते हैं कौन को। आर्टिकल 19 को एनफोर्समेंट खुदारा उसकी उस शक्ल में करें, वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दोबारा खुद नोटिस लिया और ये अब इन चीजों को अगर सामने रखकर अगर आप देखा जाए जो ये बातें की हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसी के अंदर इस मामले को टेकअप करके खुद नोटिस नया लेने की जरूरत मैं नहीं समझता इस मामले में जरूरत है। उसकी वजह है कि मामले अदालतों में पेंडिंग पड़े और वो यही चाहते हैं कि उनकी असल अपीलों की समाअत रुक जाए। और अभी कल जैसे जुबैर कह रहे थे, यानी वो इतना जल्द से कह रहे थे कि मरियम नवाज बरी हो जाएंगी। मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ कि उनके अपने सर्कल के अंदर ये बात पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये लोग। और उन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर जुबैर ने ये बात की है, उनका केस तो एविडेंस के ऊपर बनता ही नहीं है। मैंने पहले हल्के में आपको कहा था, मुझे रोक दिया था, मेरा शॉर्ट से आपको बता दूं, वो समझना जरूरी है। आपको जब पता है कि ये पनामा का जब ये केस आया, सबसे पहले मैं लेके आया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, नैब में मैंने दरखास्त दी थी और लाहौर हाई कोर्ट ने इसका फुल बेंच बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसका मामले का आज खुद नोटिस दिया। 126 दिन हेयरिंग हुई, बताया गया, बनी ट्रेल दिया, सबूत दिए उन्होंने नहीं दिया। मामला गया JIT के अंदर, 60 दिन JIT ने हेयरिंग की, उनसे पूछ रहे लाए सबूत ले आए आप, और वहीं पर अहकामा सामने आया
फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अब रकामे के ऊपर मैं मौलाना फजलुर रहमान कुर्बान जाए, लोगों को पता नहीं है 62(1) को देख लें आप, सच्चे या सादक और अमीन नहीं है। आपने अपने बेटे की फर्म से तनख्वाह ले रहे थे, अगर नहीं आपने डिक्लेयर की और आप कह रहे हैं मैंने ली कोई नहीं है, भैया आपने आपके बच्चे ने डिक्लेयर किया, रिसीवेबल है, वो आपको बताने चाहिए थे नॉमिनेशन पेपर के अंदर, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं दिया, ना इनकम टैक्स रिटर्नों के अंदर दिया, वो डिस्क्वालिफिकेशन हुई 62(1) के तहत। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ने भिजवाया जो अपना के नैब की अदालतों में जाए, नैब में इंक्वायरी की, इंक्वायरी में कुछ देख सके वही बातें JID व्हाट्सएप इस तरह की बातें, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है। और उसकी मैंने बाकायदा आपके सामने पहले भी एक बार बता चुका हूं कि 2016 के अंदर रिपोर्टेड जजमेंट है कि 1988-99 में जो मियां मोहम्मद शरीफ है, इनके वालिद 9,36,211 रुपए, ये 9,36,000 कह रहा हूँ समी साहब, मैं 9 अरब नहीं कह रहा, 9 करोड़ नहीं कह रहा, कि उस दौर में इनके पास लाखों का सिर्फ आमदन, डिक्लेयर आमदन थी, तो अरबों रुपए की जायदादें मांगता नहीं। फिर नैब ने उनको सजा दे दी, और नैब में सजा सिर्फ एक करप्शन के हवाले से नहीं हुई, सेकंड शेड्यूल के तहत हुई कि इनसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वो दे रहे थे वहां पर जाकर कि भाई नैब ये मनी सेल है, मैं ओनर नहीं हूँ, इन्होंने नहीं फराम किए, ना इन्होंने कोई एविडेंस दी। और नैब ने बस सजा जब सुना दी, एवनफील्ड के अंदर भी, अल अजीजिया के अंदर भी, और मेरिट पे आज भी, और कौन किस बात को, यानी आसमा जहांगीर फाउंडेशन में किसको आपने दावत दी है कि जो एब्सकॉन्डर है, जो बाकायदा अदालतों ने भागा हुआ है, झूठ बोलकर भागा गया है, और हम उसको ऐसे बयान। अच्छा, एक सवाल है मेरा अजहर सदीक साहब, मेरा एक सवाल है, आसमा जहांगीर साहब के नाम से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो वो एक और बात है, पाकिस्तान की फंडिंग से हो, आप उनकी राय से बहुत सारी चीज़ों पर जो उनका जो स्ट्रगल रही उस पर चले, आप एतराज़ भी कर सकते हैं, अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, कतई नज़र इसके अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग करें तो दैट इज़ डूएबल और दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू, लेकिन उसमें बैरूनी जो ममालिक हैं उनकी फंडिंग और उनके बड़े बड़े बैनर्स, जर्मनी की हुकूमत, अमेरिकन और बहुत कुछ, और वहाँ पर आप आके पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो हमारी बार एसोसिएशंस हैं, ये इनको जेब देता है? अब ये इतने गरीब हो गए हैं कि अब जर्मनी के पैसों से ये कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, ये यूके और अमेरिका के पैसों से ये कॉन्फ्रेंस करवाएंगे? अच्छा देखिए समी साहब, उसका पूरा शेड्यूल अगर आप देख लें, और मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि कौन कौन लोग हैं बाकायदा, उसके अंदर आपने अच्छा किया। देखें वहां पर अपना ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहा गया, पाकिस्तान बार काउंसिल का कहा गया, फिर यहाँ पर आप आ जाए यूरोपियन यूनियन का कहा गया, NL किंगडम ऑफ द नीदरलैंड कहा गया, एम्बेसी ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इस्लामाबाद कहा गया, और कनाडा कहा गया। और आपने उनमें कौन लोग इकट्ठे किए? बरका दत्त कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के साथ क्या करती रहती है, और ऐसे बंदे को हम प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, इस तरह के प्लेटफॉर्म फराहम। और यहां तक सिर्फ इतना नहीं है कि वहां पर आप याद रखिएगा कि बाकायदा लोग बुलाए गए, यानी जो पश्तीन मंजूर पश्तीन या मोहसन दावड़ के साथ जो लोग थे, वो आके उन्होंने ना यानी एक सेमिनार चल रहा है, उसमें नारे को क्या काम है? फिर यही बात खत्म नहीं होती है। इन्होंने जब सारा पैसा लगाया, हमने कोई इनिशियल डिटेल पता किया, 90 लाख के करीब इन्होंने अवारी को पैसे दिए हैं, वो पैसा कहां से आया? और आज सबसे बड़ी बात है, लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर ने मकसूद बुट्टर ने, हामिद खान काबीना ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात को डिसोन किया और कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, और इकरार किया कि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म यूज किया गया है, और खास तौर पर जिन्होंने किया आइंदा से बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करते। ये भी और अली अहमद कुर्द ने जो वहां तकरीर की उसको भी कंडेम किया। इस पूरे सेमिनार के अंदर आप बता दें कौन लोग हैं जो LGBTQ को डिफेंड करते हैं, जो औरत मार्च को डिफेंड करते हैं, जो बाकायदा अगर देखा जाए मी टू कैंपेन को करते हैं, वो सारे लोग। और इसमें वो जो लोग खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद, यानी आप क्या करना क्या चाहते हैं? पाकिस्तान का इमेज जो है पूरी दुनिया के अंदर इन लोगों ने तस्लील की, और मैं डिमांड करता हूं कि इसकी पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन वफाकी हुकूमत को करनी चाहिए। पैसा कहां से आया, किस तरह लगा, कौन लोग यहाँ पर रहे, और बाकायदा। और कमाल की बात है, अपना चीफ जस्टिस बाकी लोगों को बुलाया, उन्होंने बताया ही नहीं कि नवाज शरीफ को हम बुला रहे हैं, यानी ये और देखा जाए, और वही सेनेटर और वो दो सारे बैठकर उन्होंने पूरे प्लान के साथ किया है। आज बहरहाल हमारी बहुत बड़ी आवाज, बहुत बड़े ग्रुप उन्होंने डिसओन कर दिया है, और उन्होंने आगे भी डिमांड कर दी है कि इस तरह के हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम रूल ऑफ लॉ सारी चीजों को लेकर एक अलहदा
बाकायदा एक सेमिनार करेंगे और पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन जो है वो बाकायदा डायरेक्ट वोटिंग से हो, जो कि सियासी जमातें इसमें आती हैं, पैसा लगाती हैं, अपनी बंदे अपनी मर्जी के बंदे मुंतखब करती हैं बार काउंसिल के अंदर, बार एसोसिएशन के अंदर, और अपना एजेंडा लेकर चली। हमारी बार काउंसिल बार एसोसिएशन का कोई नहीं है, और हमारे उन्हीं लोगों के सामने बैठकर हमारी वकालत की, हमारी अदलिया की तजलील की गई है, और इसको हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।